नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं हरियाणा विशेष में खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले कैथल से खबर आपको देते हैं। कैथल के गांव धनौरी में धन्ना भगत जयंती पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जिंद मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत के नाम पर रखने का ऐलान किया। वहीं गांव धनौरी में महिला कॉलेज बनाने और पीने के पानी की सप्लाई भाखड़ा नहर में करने की भी घोषणा की गई। सीएम मनोहर लाल ने धनौरी गांव में सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय बनाने के साथ ही गांव के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महापुरुषों ने देश को सही दिशा दिखाने का काम किया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने धनौरी की गौशाला के लिए 21 लाख की मदद देने की भी घोषणा की। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कों नालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमने योजना बनाई कि ये रैलियां तो हम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। हमने गुरु रविदास जी की जयंती बनाई, भगत कबीर जी की जयंती बनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई, हमने महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, कितने ही संतों की मनाई। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम में गया। वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृति में चलता है। जब उनकी स्मृति में एक स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना। बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है, कहीं कहीं लोग जानते हैं। तो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से हमने कुछ संस्थानों के नाम रखे हैं। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं। लेकिन हम कहते हैं कि जिन्होंने बहुत समाज के लिए किया, अनाम जो हैं, ऐसे अनसंग हीरो जिनको कह सकते हैं, ऐसे लोगों को याद रखो। हमने इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी नाम रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से हमने वो रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा। ऐसे ही पिछले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा। तो आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज को मैं रख रहा हूं। सबसे पहला तो धनौरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार यहां पर पीने के पानी की एक कठिनाई है। पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहाँ की मांग है। इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी, क्योंकि महाग्राम है, इसलिए यहाँ का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। यहाँ की गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना, मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगह और कोई व्यवस्था उसकी की जाए, एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए और मार्केट कमेटी का कार्यालय बनाया जाए। पीने के पानी, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का, वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। यहाँ की जो गौशाला जिसकी चर्चा हुई है, वैसे तो गौशालाओं का हम सभी गौशालाओं में ये व्यवस्था करने वाले हैं। 1-2 दिन में हमने इस बार गौशालाओं का बजट वो काफी बढ़ाया है। पहले 40 करोड़ रुपया बजट होता था, इस बार उसको 400 करोड़ किया है। कुछ नई गौशालाएं बनाई जाएं, इसके लिए हम उनके लिए अनुदान उनको देंगे, ताकि जो सड़कों पर घूमने वाला पशुधन है, बेसहारा पशुधन,
इनके लिए नई गौशालाओं बनाने के लिए हमने अनुदान देने की बात की है, लेकिन चलती हुई गौशालाओं में भी थोड़ा बहुत योगदान, ताकि गौशाला में चारा आदि खरीदने का काम वो कर सकें। यहाँ की जो गौशाला है, बाकी अनुदान तो आएंगे, लेकिन आज केवल इस कार्यक्रम में आने पर इन्होंने याद कराया है, तो 21 लाख रुपया उस गौशाला के लिए भी देके जा रहा हूँ। वहीं इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि हमें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में किसानों और मजदूरों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक हम अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि हम सिर्फ सियासत नहीं करते, बल्कि संतों का संस्कार लेकर जनता के बीच जाते हैं। दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है आज जितनी ऊंची है उतनी पहले कभी नहीं थी। अंदाजा लगाइए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत आज 5वें नंबर पर है, और इस 5वें नंबर पर आने में हमने किसको पछाड़ा? हमने उन अंग्रेजों को पछाड़ा जिन्होंने 200 साल तक हम पर राज किया। और इस पछाड़ने में भारत के किसान का, भारत के मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। इस दशक के अंत में आपको पता लगेगा कि भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। ये भारत संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। ये हरियाणा गीता की भूमि है, जैसे सुभाष जी चर्चा कर रहे थे। सांख्य दर्शन के ऋषि कपिल की भूमि ये कैथल। स्वामी विवेकानंद के दादा गुरु तोतापुरी की भूमि ये कैथल। और इस भूमि पर संत शिरोमणि धन्ना भगत की ये जयंती। नज़ारे हमने बहुत देखे, लेकिन ये नज़ारा इसी सरकार में देखने का मौका मिला। गीता जयंती हो तो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, और धन्ना भगत की जयंती हो तो महामहिम उपराष्ट्रपति होते। नज़ारा इसी सरकार में देखा। कभी रविदास की जयंती मनती देखी संत शिरोमणि, कभी भगवान वाल्मीकि की जयंती को मनते हुए देखा, कभी संत भगवान परशुराम की जयंती को मनते हुए देखा, कभी भगवान वाल्मीकि की जयंती को मनते हुए देखा। ऐसी सरकार जो राजनीतिक सभाएं केवल नहीं करती, एक दूसरे की निंदा और आलोचना के काम में नहीं लगती, अपनी पूरी गैलेक्सी के साथ जो सामने वाले मंच पर हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के सीनियर नेता बैठे हैं, वो संतों का संस्कार लेकर लोगों के बीच में जाती है, संतों की वाणी को लेकर लोगों के बीच में। सोनीपत और चरखी दादरी में बेमौसम हुई बारिश ने मंडी प्रशासन के सभी दावों को धोकर रख दिया है। सोनीपत में जहां मंडी में बारिश की वजह से खुले में रखे गेहूं के बोरे भीग गए, मंडी में लाखों गेहूं के बोरे खुले में पड़े हैं। इनको रखने के लिए मंडी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया है। वहीं चरखी दादरी के अनाज मंडी में बारिश से खुले में पड़ा गेहूं भीग गया, जिससे गेहूं के सड़ने का खतरा बना हुआ है। मंडी प्रशासन की तरफ से गेहूं को ढकने का कोई इंतजाम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। सोनीपत में भी बेमौसमी बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है, और सोनीपत में बेमौसमी बारिश के चलते मंडी में खुले में रखा हुआ काफ़ी गेहूं जो है वो भीग गया है। दरअसल तस्वीरें भी आपको दिखा दें, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे साइड में कि किस प्रकार से गेहूं जो है वो भीग रहा है। और क्योंकि बारिश हालांकि ज़्यादा देर नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने जो है गेहूं को भिगो दिया है। ये पानी जो है गेहूं की जो कट्टे हैं, यानी कि जो कट्टों के नीचे से पानी जो है वो दौड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं बारीकी से, ये देखें, क्योंकि मंडी में अगर बात करें तो कई हज़ार क्विंटल जो है गेहूं रखा हुआ है, और करीबन लाखों की संख्या में यहाँ पर बैग रखे हुए हैं। हालांकि अगर बात करें तो जिस प्रकार से बेमौसमी बारिश को
लेकर लगातार अलर्ट किया गया था। बावजूद इसके सोनीपत में उठान कार्य काफ़ी धीमी गति से हुआ और इसकी वजह से जो है आज बेमौसमी बारिश की वजह से काफ़ी अनाज जो है वो भीग गया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सरसों की कम आवक को लेकर कहा कि सरसों की आवक पूरी है, अब कुछ मंडियों में आकलन से कई कम सरसों आई है, जिसको लेकर आसपास के मिलर्स की जांच की जा रही है। वहीं रोहतक के मदीना में गांव के स्कूल और शमशान में गेहूं डालने को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि इस बार गेहूं की आवक पिछले साल से अधिक है, ऐसे में कहीं कोई समस्या है तो जिले के डीसी को वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, ये सही है, इस बार बेमौसमी बारिश की वजह से फसल खराब हुई। हमने स्पेशल गिरदावरी की मुआवजा देने का हमने ऐलान किया और अप्रैल में भी यही हाल है। आज मौसम भी खराब है। 10 दिन के अंदर रिकॉर्ड तो लगभग 52 लाख मीट्रिक टन गेहूँ हमारे यहाँ है। पिछले बार पूरे सीजन के अंदर 41 लाख मीट्रिक टन आया था। पंजाब के लगभग बराबर गेहूं हमारे यहाँ है, जबकि पंजाब की प्रोक्योरमेंट हमारे से दुगनी होती है। तो थोड़ी बहुत व्यवस्था में दिक्कत आती है, लेकिन बहुत अच्छी मंडी चल रही है। साथ साथ हम पेमेंट भी कर रहे हैं, उठान भी हो रहा है। मंडियों में कम से कम 15-20 में मैं भी गया हूँ और हर मंडी के अंदर एक एक ज़िले के अंदर FCR स्तर का अधिकारी लगाया हुआ है। नहीं, सरसों की खरीद कम नहीं हुई है। सरसों की खरीद आमतौर पर जितनी होती है उतनी हुई, बल्कि पिछली बार कम थी। लेकिन हमारा आकलन था कि कुछ मंडियों में अच्छी खरीद होनी चाहिए थी और उसके अनुरूप खरीद नहीं मिली, तो हमने अपनी जांच करने का आदेश दिया है कि इन मंडियों के आसपास जो मिलर हैं उनको चेक करें क्या उनके पास बिल का माल है या नहीं है। अगर वहाँ बगैर बिल का माल है तो फिर हम जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में 17 लाख एकड़ फसल खराब हुई है, लेकिन अभी तक 10% फसल की भी गिरदावरी नहीं हुई है। हुड्डा ने कहा कि मंडियों में समय पर गेहूं का उठान नहीं हुआ है, जिससे किसान और आड़ती परेशान है। वहीं इस दौरान ओपीएस के मामले पर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही हम ओपीएस को लागू करने का काम करेंगे। किसान और आड़ती अरे आईडी लगा लो ना, तार लगा लो, क्योंकि ना तो समय पे उठान हुआ ना समय पे हुआ, कभी अलग अलग हुआ है। मान लो FCI ने कहा भाई हम ये वैल्यू कट करेंगे, तो सरकार को उसी टाइम चाहिए था उसकी पूरी गलती करे, जो उसकी कमी है पूरी करे। और शुरू से मैंने कहा कि ये बेमौसमी बारिश से किसान का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। 500 रुपये क्विंटल बोनस दें और सारी कटौती जो है हरियाणा सरकार स्वयं उसको वहन करे। और अब यहाँ का लिफ्टिंग जो है, लिफ्टिंग आप स्वयं देख रहे हैं। अब 19 तारीख को टेंडर हुए हैं, जो कि फरवरी मार्च में टेंडर हो जाने चाहिए थे, और टेंडर भी बोगस सिद्ध हो रहे हैं। तो टेंडर का अगर आप इनकी जांच की जाएगी तो बड़ा भारी घोटाला मिलेगा। टेंडर जिन्होंने भरे हैं वो स्कूटर के नंबर ये वो भर दिए और बाद में सबलेट करते हैं। उठाए अब तब बार बार क्लेम किए जा रहे हैं कि 72 घंटे में पेमेंट होगी। गोडाउन से पहले तो गई नहीं, अनाज तो यहाँ पड़ा है, कब किसान को पेमेंट मिलेगी। और गिरदावरी जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी नहीं हुई। 17 लाख एकड़ में खराबा हुआ है प्रदेश में, और गिरदावरी 10% की भी नहीं हुई, क्योंकि ना तो पटवारी है ना और कोई ना समय पे कोई काम होता। क्या कहेंगे इसका अब तो कह रखा है अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में ओपीएस लागू। अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो की परिवर्तन यात्रा जारी है। यात्रा के सोनीपत पहुंचने पर अभय चौटाला ने कहा कि वो 55 दिनों में 1100 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 30 विधानसभा क्षेत्रों के 550 से अधिक गांवों का दौरा किया। इस मौके पर अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश सरकार से व्यापारी वर्ग दुखी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने ही सरकार बीजेपी की सरकार बनाई थी और व्यापारी ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन खेल मंत्री पर आरोप लगने के बाद भी उन्हें बचा रही है। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो लोगों की लड़ाई लड़ती है, इसलिए प्रदेश का हर वर्ग इनेलो के साथ है।
मैंने जैसे ही शहर में एंटर किया, कोई 10-12 जगह पे सैकड़ों की संख्या में लोग जो है फूलमालाओं के साथ इस यात्रा का स्वागत किया। और सारे व्यापारी जो है अपनी दुकान तो बंद कर रखी थी, लेकिन सारे सड़क पे खड़े थे, सारे यात्रा का स्वागत कर रहे थे। इससे ये संकेत जाता है कि व्यापारी वर्ग भी सरकार से आज बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है। जिस व्यापारी ने भाजपा को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, आज वो इस बीजेपी और जेजेपी के सरकार को सत्ता से पार करने में फिर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और इस परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान उसका होगा। भारतीय जनता पार्टी में कहने को तो महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बहन बेटियों को कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। एक मिनिस्टर के ऊपर शरेआम आरोप लगाया एक बेटी ने, जो खिलाड़ी है इंटरनेशनल स्तर पर, उसी महकमे में कोच लगी हुई है। उसने बताया कि मेरे साथ मंत्री ने क्या किया। मुख्यमंत्री विधानसभा में कितने अहंकार के साथ कहता है कि मैं इसको नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। तो इसको नहीं हटाएगा। आने वाले वक्त में महिलाएं जो है इकट्ठी होकर के तेरी रात जरूर काटती। ये मिले हुए आपस में बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग जो है मिलकर के दोनों जो है लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है लोगों की लड़ाई लड़ रही है। आज प्रदेश का हर वर्ग जो है हमारे साथ है। इस परिवर्तन यात्रा में मुझे लाखों लोग मिले, लाखों लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम परिवर्तन लाएंगे और फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार इस प्रदेश में। कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। 2.5 महीने पहले बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई बड़े पहलवानों ने WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण पर संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज फिर पहलवानों ने अपने उन्हीं आरोपों को दोहराया और जंतर मंतर से धरने का ऐलान भी किया। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ बैठे पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ हुंकार भरते हुए ऐलान किया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वो वहां जंतर मंतर पर धरना देते रहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा समय पे ही हमारा सपोर्ट करने यहाँ आए। और मैं बताना चाहूँगी, हमने 2 दिन पहले CP पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। हमारी कोई मांग नहीं है कि हम स्पेशल हम रेसलिंग को बचाने के लिए आए हैं। पिछली बार की तरह क्या 200-250 लोग आएंगे? मुलाकात हुई थी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, कमेटी बनाई गई थी सर, तो क्या हुआ सर? अभी 4 बजे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में सारी चीजें होंगी। उसमें कहा गया था सारी मांगे आपकी मानी गई थी, अभी क्या कहा? सारी अभी 4 बजे बैठ के बात करेंगे, जब भी आपको सारी बातें बताएंगे। पिछली बार जो है 250 लोग आए थे तकरीबन यहाँ पे आपके समर्थन में, क्या आज भी ऐसा उम्मीद कर रहे हैं? क्या पता और भी ज्यादा आ जाए। तो ये अनिश्चितकाल धरना है। तो देखिए अनिश्चितकाल धरना है और बात जो है अभी उसमें आगे बढ़ाना है। दिल्ली पुलिस उस पे अपनी FIR दर्ज करेगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। कंप्लेंट आप लोगों ने दे दी, किस थाने में? अभी ये कनाट प्लेस थाने में दी है। उन्होंने FIR रजिस्टर किया है? FIR नहीं की अभी तक। बजरंग जी, एक बार फिर पहुंचे आप लोग जंतर मंतर, क्या रणनीति है इस बार? 4 बजे बैठ के आराम से बात करेंगे। वो आप लोगों से बात करने के लिए 4 बजे का टाइम दिया है कि आप सभी लोग पहुंच जाइए। चतरीदादी के गांव किशनपुरा ढूंढीवाला में भगवान परशुराम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी शिरकत की। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का पगड़ी पहनाकर और फरसा देकर स्वागत किया गया। सर्व समाज के इस कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बॉक्सर वरुण शर्मा को सम्मानित किया। बॉक्सर वरुण शर्मा ने झारखंड में हुए ऑल इंडिया DAV बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था।
इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान परशुराम की प्रतिमा के अनावरण का मौका सुकून देने वाला पल है। मैं नेता या सांसद के तौर पर नहीं बल्कि यहाँ भाई और बेटा बनकर आया हूँ। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मेरा डूडीवाला से सरोकार है, पिताजी से इस गांव के बारे में सुना है। मैं पहली बार चाहे यहाँ आया हूँ लेकिन घर जैसा महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने भगवान परशुराम को लेकर कहा कि भगवान परशुराम से शास्त्र और शस्त्र दोनों मिले हैं, बिना शास्त्र के शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कार्तिकेय शर्मा ने सीएम मनोहर लाल के काम की भी तारीफ की और गांव के विकास कार्य के लिए 11 लाख रुपए देने की मदद की घोषणा की। 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर जब प्रतिमा का अनावरण किया गया, सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे और प्रतिमा का अनावरण किया गया। 31 फीट ऊंची प्रतिमा यह है और परशुराम को नमन करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा नजर आए। भव्य स्वागत किया गया, पगड़ी पहनाकर कार्तिकेय शर्मा का स्वागत किया गया। लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। ये बहुत ही अच्छा पावन दिन है। आज भगवान परशुराम जी की इतनी बड़ी मूर्ति का आज अनावरण हुआ है। साथ में पूरे सबके साथ आज ये दिन पर्व की तरह मनाने का मौका मिला कि हमें शास्त्र की और शस्त्र की दोनों का ज्ञान होना चाहिए और किस तरह शस्त्र के का योग उपयोग शास्त्र के ज्ञान के बिना बेकार है। तो मैंने इस बात का उल्लेख किया और मैंने अपने सारे युवा साथियों से भी इस बात का निवेदन किया कि वे ज़रूर इस पे तवज्जो दें कि भगवान ने क्या सिखाया है और हमें क्या सीखना चाहिए। देखिए, मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने उसी वक्त मन से कह दिया था कि 10 मांगे हम आपकी तुरंत मान रहे हैं और बाकी 3 के लिए भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मांगों की जो उन्होंने हामी भरी थी उनमें से 3 काम कार्यवाही हो चुके हैं और बाकी काम भी आगे एडवांस स्टेज पे चल रहे हैं, बहुत ही जल्द पूरे होंगे। मैं पर्सनली निजी तौर पर भी उनको ट्रैक कर रहा हूँ। जी, ऐसा है कि बहुत भव्य मूर्ति जो बनी है, इसके सामने एक बहुत अच्छा तालाब है। इसके सुंदरीकरण के लिए और उसके लिए मैंने अपने MP लैट फंड से 11 पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा का जन्मदिन ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर ट्रस्ट के द्वारा ओल्ड एज होम ने मेयर के 70वें जन्मदिन पर 71 पौधे लगाए और सभी के साथ मिलकर केक भी काटा। बुजुर्गों ने मेयर को शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। आपको बता दें कि मेयर शक्ति रानी शर्मा अक्सर इस ओल्ड एज होम में जाकर बुजुर्गों से मिलकर उनका हालचाल लेकर मदद करती है। आज श्रीमती शक्ति रानी शर्मा मेयर अम्बाला, हमारी पूज्य माता जी, आज उनका जन्मदिन हम सब मिलके ट्रस्ट के जितने भी वॉलंटियर हैं वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के साथ मना रहे हैं। आज हमने उनका केक काटा और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी पूज्य माता जी की आयु को लंबा करे। सबसे पहले अम्बाला के मेयर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी का जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हैं हम उनको। और आज जो जन्मदिन जो वृद्ध आश्रम में मनाया गया है, यहाँ पर आज 71 पौधे लगाए गए हैं और बुजुर्गों के साथ ही बर्थडे केक काटा गया है। तो हम सब ने यही दुआ की है कि मेयर शक्ति रानी शर्मा जी की आयु लंबी रहे और वह स्वस्थ रहे। हमारी माननीय मेयर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी का आज जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में सभी लोगों ने मिलकर केक काटा और उन्हें हार्दिक जन्मदिन की बधाई दी। हमारे एक शक्ति मैडम मेयर का जन्मदिन है, उनकी गैर हाजिरी में हम जन्मदिन बहुत अच्छी तरह मना रहे हैं। हमें सारे सभी स्टाफ के जो सभी बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से हैप्पी बर्थडे के लिए और उनकी शुभकामना लंबी उम्र के लिए शुभकामना करते हैं और वो जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे। और उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, बहुत अच्छा। पहले भी आते हैं, उस दिन भी आए थे, आप भी आए, उनकी हर मनोकामना पूरी। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।